अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजय न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, एहतजाज की लातादाद कॉल्स, फिर एहतजाज की फाइनल कॉल और बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी तहरीक के ऐलान के बाद आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बिलाखिर मुज़ाकरात को ही सियासी मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस ऐवान में मुज़ाकरात करके अपने ऊपर होने वाले जुल्म का हिसाब चाहते हैं। हम इस ऐवान से मुज़ाकरात के जरिए रास्ता चाहते हैं। हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, उसे कमजोरी ना समझा जाए। अगर हमें मुज़ाकरात से रास्ता ना दिया गया तो फिर से सड़कों पर आएंगे। हमें बार बार सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए। आए पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएं। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। हुकूमती ज़राए से बैरिस्टर गौहर की बात का मस्बत रद्द-ए-अमल आया, जिसमें कहा गया कि सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होते हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुफाहमत की फिजा पैदा करने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। बैरिस्टर गौहर ने तो मुज़ाकरात की हामी भर ली, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप भी उनके साथ खड़ी होगी? दूसरी तरफ साबिक DGSI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। चार्जशीट भी सामने आई है, जिसमें 9 मई और सियासी मुदाखलत के संगीन इल्जामात हैं। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से आज द न्यूज़ की एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी सामने आया है कि उनके 50 से जायद सियासतदानों से रवाबत थे, जबकि इसी चार्जशीट की बिना पर इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सीनियर सियासतदान और सेनेटर फैसल वाडा बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का अंदिया भी दे चुके हैं। साबिक DGSI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का ट्रायल कितना अहम साबित होगा और क्या वाकई तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जो फाइनल कॉल की वजह से सर्द महरी का शिकार हो चुके हुए थे वो आगे बढ़ेंगे? इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बानी पीटीआई समेत तहरीक इंसाफ को मरकजी लीडरशिप हमेशा से कहती आई है कि हम ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में कहा है कि पार्लियामेंट हमें मुज़ाकरात के जरिए रास्ता फराहम करे। तो इस तब्दीली को आप कैसे देख रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ को फाइनली समझ आ गई है कि रास्ता हुकूमत से मुज़ाकरात से ही निकलेगा? मेरा नहीं ख्याल पीटीआई में कभी भी कोई इस बारे में कोई कंफ्यूजन रही है। हम इलेक्शनों से पहले भी तो बात कर ही रहे थे ना। सर, वो तो बड़ा क्लियर कहते थे ना कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। ये तो बहाने हैं ना एक हुकूमत के कि जी एस्टेब्लिशमेंट से, तो एस्टेब्लिशमेंट आप मौसम नकवी साहब एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है? तो देखिए, हमें तो नहीं पता कि वो हुकूमत है या एस्टेब्लिशमेंट है या क्या है। तो जो भी मेरा ये ख्याल है कि बातचीत होनी है या आगे बढ़ना है, ये तो हुकूमत ने अपनी टीम तो खुद बनानी है ना कि उन्होंने क्या बातचीत करनी है, फैसला करना है, क्या करना है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इन्होंने जो है वो टेम्परेचर ऊपर करना है या नीचे करना है, ये देखिए ये हुकूमत फैसले कर सकती है। अपोजिशन तो नहीं ना ये फैसला कर सकती है कि क्या करना है। आई थिंक गौहर ने बिल्कुल सही आज बात कही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी ओनरशिप ले मामलात की और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटजी जो है वो क्रिएट की जाए। मतलब ये कि बानी पीटीआई भी हुकूमत से बातचीत पर रजामंद है। ये बैरिस्टर गौहर, बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कुछ कह देते हैं, फिर बाकी पार्टी की आदत उसको निगेट कर रही होती है। आपको लगता है कि वो भी कन्विंस्ड है? नहीं, अब तो ये जो 5 मेंबर कमेटी बनाई है खान साहब ने, ये तो खान साहब ने बनाई है ना, और बातचीत के लिए बनाई है, और इसमें पॉलिटिशियंस डोमिनेट कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड चांस फॉर द गवर्नमेंट कि वो अपनी पॉलिसी रिव्यू करे और हर वक्त ये ना समझे कि चूंकि हमने गोलियों से और लाठियों से और इस तरह से हमने दबा के अपोजिशन को रख लिया है, तो अब हमें क्या जरूरत है बातचीत की, हमें क्या जरूरत है नॉर्मलाइज करने की। मुल्क को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, मुल्क में टेम्परेचर नीचे लाने की जरूरत है, और हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपोजिशन को ये स्पेस दे। अदरवाइज तो स्पेस नहीं होगी तो क्या मुल्क होगा? फिर तो पॉलिटिक्स तो नहीं हो सकती, फिर तो कुछ और ही होगा। तो सर, किन टर्म्स पे मुज़ाकरात होंगे? क्योंकि हमें पता है कि पीटीआई के क्या मुतालबात हैं, क्या वो पीछे हटेगी? आपको क्या लगता है, क्या किन ग्राउंड्स पे, कॉमन ग्राउंड्स पे ये मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये 2 प्रोपोजिशन तो तजवीज़ खान साहब ने कर दी है ना। एक तो ये उन्होंने कहा है कि 9 मई और 26 जी, के वो जो 24 फरवरी के जुडिशल कमीशन बना लें। 24 सितंबर के वाक़यात हैं, नवंबर के वाक़यात हैं, इनके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप रिलीज़ करें। तो इन 2 के ऊपर तो खान साहब ने तय ही कर दिया था कि ये इसके ऊपर आप जो है वो आगे बढ़े।
बाकी सारे मामला जो है वो हुकूमत देख ले और किन चीजों को वो डालना चाहती है वो उनके ऊपर डाल दे। तो सर आपको लगता है कि फिर ये जो एक तरफ सिविल नाफरमानी और ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहना कि रेमिटेंसेस ना भेजें, फिर से सड़कों पर आने की बात करना, फिर दूसरी तरफ मुज़ाकरात के लिए हामी भरना, तो अगर माहौल साजगार हो रहा है तो क्या तरीके इंसाफ को इस तरह के बयानात से गुरेज नहीं करना चाहिए? देखिए अपोजिशन तो बोलेगी ना, आपने अपोजिशन सारी अपोजिशन जेलों में डाली हुई है, जो सारे ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के प्रोसेसेस हैं हुकूमत ने तबाह कर दिए हैं। इलेक्शन में पीटीआई जीती, आपने 9 तारीख को रिजल्ट बदल दिए। जो जज जो है वो इंसाफ देना चाहता है, आप उसके खानदान को जो है वो हरासा करते हैं। अब उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की चूंकि सारी चीजें आपने तबाह कर दी हैं, तो प्रोटेस्ट के अलावा, बात करने के अलावा और क्या है अपोजिशन के पास? मेरा नहीं ख्याल इसमें अपोजिशन को ब्लेम किया जा सकता है। ये तो हुकूमत ने की जिम्मेदारी है कि वो टेम्परेचर नीचे लेके आए ताकि बातचीत आगे बढ़े। फवाद साहब, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कोई राब्ते हुए हैं? क्योंकि दोनों जमातों में एक सोच तो पाई जाती है कि अगर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी साथ हो तो एक सियासी दर्जा हरारत कम हो सकता है। 100% हो सकता है और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को तो चाहिए कि वो रोल अदा करे, क्योंकि देखिए जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है या जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने जो सफर किया है वो तो तारीख का हिस्सा है। और अब पीपल्स पार्टी उसी एक रजीम का हिस्सा है जो कि वही कुछ अब सिविलियंस पे कर रहे हैं जो कि पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। जो बेनजीर भुट्टो शहीद ने फेस किया, जो नुसरत भुट्टो ने फेस किया, जो जुल्फकार अली भुट्टो ने फेस किया, अब जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके साथ वही हो रहा है। तो उनका काम है कि वो खड़े हों और एक स्टैंड ने बिलावल भुट्टो को चाहिए कि अपनी वालदा की पॉलिटिक्स की इतनी बेहुरमती तो ना करें कि वो जुल्म में शामिल हैं। और हर काम इस वक्त जो हुआ है वो पीपल्स पार्टी की मर्जी और मंशा से हुआ है, जो मैं समझता हूँ इससे बड़ी मुनाफिकत और नेगेशन हो नहीं सकती। बिल्कुल, जिस तरह माजी में वो कितने बड़े फैक्टर रहे हैं। भुट्टो ने और जरदारी साहब ने की। तो सर, मौलाना और हुकूमत के दरमियान भी हालात कोई साजगार नहीं है। मदारिस बिल के हवाले से वाज़े इख्तलाफात हैं। क्या मौलाना हुकूमत को आने वाले दिनों में टफ टाइम दे सकते हैं? बज़ाहिर तो हुकूमत कोई प्रेशर में नहीं आ रही, ऐसा महसूस हो रहा है। या फिर ये दूसरी स्ट्रेटजी है कि अगर पीटीआई भी अगर इस टाइम का फ़ायदा उठाए और मौलाना साहब को भी अपने साथ मिलाए? मौलाना को तो 100% साथ मिलाना चाहिए, लेकिन मौलाना के और पीटीआई के जहां पे बहुत सारी चीजें इकट्ठी हैं, मसलन अफगानिस्तान के ऊपर उनका एक है, इलेक्शन के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू एक है, केपी में जो एक मामला है मदरसों को ये जो ऑपरेशन को लेके उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मदरसों के बिल पे जाहिर है पीटीआई को सपोर्ट नहीं करना चाहिए मौलाना को, इसलिए कि ये मुआहदा तो किया ही पीटीआई ने था और बिल्कुल ये दुरुस्त मुआहदा है। इसका सिंपल ये है कि मदारस को ऑडिट के प्रोसेस में आना होगा। ये देखिए ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। इस तरह नहीं हो सकता कि मदारस को आप ऑडिट से अलहदा कर दें और ये कहें कि वो अपने फाइनेंस जो है वो जाहिर नहीं करें या बताएं ना, ये नहीं पॉसिबल। मदारस को बहरहाल ऑडिट में आना उनका ज़रूरी है और पाकिस्तान का ये इंटरेस्ट है कि वो किसी किस्म के ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ एफिलिएट ना हो जो आलमी दहशतगर्दी में शामिल हैं, या हमने अपना इमेज इसको जो है वो बदलने की ज़रूरत है। ये फैटफ की भी शर्त है, IMF की भी कंडीशनैलिटी है और जाहिर है पीटीआई एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने की हैसियत से ऐसे इकदाम के साथ तो नहीं जा सकती कि जिसमें पाकिस्तान का नुकसान। सर, मौजूदा हुकूमत मुख्तलिफ महाज पे इस टाइम है। एक पीटीआई, मौलाना, पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई ख़ास नहीं बन रही। फिर वहीं पे कौमी हुकूमत की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। आपने भी कॉलम लिखा कि कौमी हुकूमत ही वाहिद हल है। JUI के कामरान मुर्तज़ा भी कहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत आए जो बगैर किसी तनाज़े के इलेक्शन की राह हमवार करे। तो आने वाले दिनों में कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आपकी? क्योंकि मैं देखा फैसल वाडा साहब भी ऐसी ही कोई मिलती जुलती बातें कर रहे थे। देखिए मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये तजवीज़ नवाज शरीफ लेके आगे बढ़े। अच्छा। क्योंकि इस वक्त मसला ये आ रहा है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई है कि उसके अंदर कोई इलेक्शंस होना और इलेक्शन के प्रोसेस का होना कोई पाकिस्तान में इस वक्त उस तरह से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लिहाजा सबसे पहले तो ज़रूरत है कि टेम्परेचर जो है वो नीचे आए। अब टेम्परेचर नीचे लाने के लिए बड़ा अहम है कि एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए
जिसको इमरान खान, नवाज शरीफ और जो आपकी जो पीपल्स पीपल्स पार्टी है, पार्टी। हम्म। उसकी एक सपोर्ट जो है वो हासिल। हम्म। अगर इनको ये सपोर्ट हासिल नहीं होगी तो फिर उसके नतीजे में एक जो पाकिस्तान का जो तलखियां हैं वो बढ़ती जाएगी। लेकिन तो सर लिहाजा हुकूमत इसीलिए मेरी तजवीज़ भी ये है कि लेकिन सर हम एक हुकूमत ऐसे क्यों करेगी? नेशनल नवाज गवर्नमेंट की शरीफ तरफ साहब बढ़े ऐसा क्यों जो एक करेंगे? साथ। सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं वो इस के। वो तो चाहेंगे कि इसी तरह चलता रहे, क्योंकि उन्हें पता तो चल गया कि आइंदा अगर हम इंतखाबात में जाते हैं हमारी सियासी साख तो कोई बची नहीं है। तो वो तो व्हाई ये वुड ही बात डू दैट? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और इसीलिए ही उनको करना चाहिए, इसलिए कि उनसे हुकूमत नहीं चल रही। देखिए ना, हुकूमत अगर उन्होंने प्रोटोकॉल लेना है तो चलिए इनके पास इतने पैसे हैं कि ये 50 गाड़ियां अपने आगे पीछे रख के वैसे ही फिर लिया करें। हम्म। मुल्क तो देखिए नहीं चल रहा ना, मुल्क तो अगर चल रहा है तो फिर तो इशू ही नहीं है। हम्म। प्रॉब्लम इज के ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है, ना अदालत चल रही है, हम्म। ना सियासत चल रही है और मुल्क एक बिल्कुल जामद हुआ हुआ है। इमरान खान के सहर में मुब्तला है इस वक्त हमारा तमाम मुल्क और उसकी वजह से, उनके खौफ की वजह से सियासी और अदालती और इंतज़ामी जो हमारे मामलात हैं वो जामद हैं। इसलिए आपको इमरान खान को इंक्लूजन में लेके आना पड़ेगा और इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम आ नहीं सकता। सो नवाज शरीफ को भी इम्पोर्टेंट है कि वो भी सियासत में अगर आगे जाना चाहते हैं। देखिए, मैंने अपनी तजवीज़ में लिखा है कि सूबाई हुकूमतें आप बरकरार रख लें। हम्म। तो केपी की हुकूमत, पंजाब हुकूमत अपना अपना जोर लगा ले एक साल में और ओवरऑल हम चीज़ें नॉर्मलाइज करें और एक आगे बढ़ें। लेकिन सर देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अब जिस तरह से साबिक डीजीएसआई जनरल रिटायर्ड फैज़ के हवाले से एक फ़ैसला हमारे सामने आया है, तो उसके बाद तो क्यास यही किया जा रहा है कि इमरान खान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी और उनके मिलिट्री ट्रायल तक बात जा सकती है। तो ऐसा मुमकिन है? तो टेम्परेचर नीचे लाने की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मिलिट्री ट्रायल का कोई इम्कान नहीं है इमरान खान का। और जहाँ तक बढ़ाने की, तलखियां बढ़ाने की बात है तो देखिए तलखियां तो बढ़ाई जा सकती हैं, तलखियां बढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं है। हम्म। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि लस्सी और गुस्सा और लड़ाई तो किसी को भी बढ़ाई जा सकती है। हम्म। तो आप जितना मर्जी उसको बढ़ा लें, लेकिन असल तो बात है कि इसको नीचे लाने में इम्पोर्टेंट है ना। हम्म। तलखियां कम करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत तो नहीं। लेकिन सर ये अफोर्ड कर सकते हैं क्या? मतलब अगर जैसे इन्होंने कहा कि सियासी कैदी रिहा करें, आपको लगता है इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं? और अगर वो बाहर आएंगे, यू नो दैट कि बाहर आएंगे तो फिर क्या रिएक्शन होगा? तो एक एग्रीमेंट से ही आना चाहिए ना। हुकूमत का इंटरेस्ट तो यही होगा ना कि एक एग्रीमेंट से बाहर आए और जब वो बाहर डील आए कर तो ले जो इमरान खान बाकी साहब। मामलात हैं वो तय हुए हों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड होगा और इमरान खान बाहर आएंगे तो ये, अगर इमरान खान को अभी जिस तरह राना साहब कहते हैं कि वो बाहर आएंगे तो उनके हाथ में तो तलवार है, 2/3 मेजोरिटी से वो इलेक्शन जीत जाएंगे, तो यही डर है ना। हम्म। इमरान खान इतना बड़ा इस वक्त हो चुके हैं कि ये लोग डरते हैं उनसे कि वो 2/3 मेजोरिटी से जीत जाएंगे। तो इसलिए उन जो खदशात हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम एक पूरा मैकेनिज्म बना के ये सब मामलात को आगे लेके। मतलब इमरान खान साहब भी डील कर लें कोई? सर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी कोई डील कर लें और कुछ अरसे के लिए वो खामोशी इख्तियार कर लें और कौमी हुकूमत को चलने दें? लेकिन फिर सर उसमें जिस तरह से आपने कहा कि ऑब्वियसली आपको पता है कि हुकूमत तो इस पोजीशन में नहीं है फैसले, इतने बड़े फैसले करने की। फैसले कहाँ से हो रहे हैं? क्या वहाँ से भी कोई इस तरह की गो थ्रू मिलेगा, कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा? कैसे होगा? नहीं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट तो जरूरी है ना इस तरह के सेटअप। जी। अदरवाइज तो देखिए ना, वो सेटअप नहीं चल सकता। तो पाकिस्तान में एक एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिकल रियलिटी है, हाँ जी। उसको मद्देनजर रख के ही आपने आगे बढ़ना है। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस स्कीम को आगे बढ़ा सकते हैं, एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। और एक खास टाइम फ्रेम जो मेरे ख्याल में 9 महीने से लेके 12 महीने तक का हो सकता है, उसके लिए कौमी हुकूमत कायम की जाए हम्म। ताकि एक आपस में एक जो नया इलेक्शन कमीशन बनाया जा सके, हम्म। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के मामला जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो देखे जा सके और यहाँ से हम फिर आगे बढ़ सकें। सर जनरल रिटायर्ड फैज़ के हवाले से आज एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि 50 से ज़ायद सियासतदानों से वो राब्ते में थे। क्या आपका भी किसी किस्म का कोई राब्ता था उनसे? जी, मेरा जब वो DGISI थे तो ज़ाहिर है कि बड़ा राब्ता था।
लेकिन रिटायरमेंट के बाद फिर मेरी एक ही मुलाकात हुई जब उनके आई थिंक उनकी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो हम फातिहा के लिए गए थे। इसके अलावा राब्ता नहीं रहा। पिछले कुछ दिनों से सेनेटर फैसल वाडवा भी बार बार ये एक चीज़ दोहरा रहे हैं कि अगर इमरान खान ने अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को छोड़ना होगा। वो इमरान खान को खतरे में डाल रही हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे? वो क्यों बार बार इस चीज़ की तरफ निशानदेही करते हैं कि इमरान खान सबको जान का खतरा है और बुशरा बीबी से है? बुशरा बीबी अपने जो खावंद है उनकी रिहाई के लिए उनका जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में उनको किसी तरकीब को खातिर में नहीं लाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक़ वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद महीनों से मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल और कशीदगी में एक नया मोड़ आया है। तकरीबन 5 दिहाइयों के आमराना दौर के बाद शाम के साबिक़ सदर बशार अल असद की हुकूमत खत्म हुई। शाम के बागियों ने शामी सदर बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। बगैर किसी बड़ी मज़ाहमत के शामी बागियों को ये कामयाबी मिली और शामी फौज ने मोर्चे छोड़ दिए। शामी बागियों ने दमिश्क पर कब्जे और सदर बशार अल असद का तख्ता उलटने के बाद सरकारी टीवी पर पहला खिताब किया, जिसमें आज़ाद शाम की खुद मुख्तारी और सालमियत की यकीन दहानी कराई गई। अपोजिशन फोर्सेज ने साबिक़ सदर बशार अल असद के मातहत मुलाजमत में भर्ती होने वाले तमाम फौजी एहलकारों के लिए आम माफी का ऐलान भी किया। दमिश्क पर बागियों के कब्जे के बाद शामी सदर बशार अल असद ने शाम छोड़ दिया। शाम से फरार होते हुए उनके त्यारे की गुमशुदगी और हादसे की पुरसरार खबरें भी आईं। लेकिन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बशार अल असद रूस पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें और उनके खानदान को सियासी पनाह दी गई है। शाम में सदर बशार अल असद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद शाम की नई इंतजामिया ने मोहम्मद उल बशीर को अबूरी हुकूमत का नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया है। मोहम्मद उल बशीर को अबूरी हुकूमत तश्कील देने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। मोहम्मद उल बशीर शाम के शुमाल में कायम बागी हुकूमत के सरबराह भी हैं। बागियों के शामी दारुल हुकूमत पर कब्जे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बैनुल अक़वामी रहनुमाओं की जानिब से रद्द-ए-अमल भी आया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका का शाम की जंगी सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आज शाम के लोगों को एक तारीखी मौका मैसर आ गया है कि वो मुल्क के मुस्तहकम और पुरअमन मुस्तकबिल की बुनियादें रख सकें। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शाम के लोगों ने बशार अल असद के दौर में लंबे अरसे तक बहुत तकलीफ बर्दाश्त की। हम बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम करते हैं। फ्रांस ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि बशार अल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम करते हैं और शामियों से मुतालबा करते हैं कि हर किस्म की शिद्दत पसंदी को मुस्तरद किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने रद्द-ए-अमल में शामी शहरियों पर अफरा तफरी के चक्कर में फंसने से बचते हुए हालात पर काबू पाने पर जोर दिया है। कतरी वजारत खारजा ने मुतालबा किया है कि तमाम शराकतदार सियासी डायलॉग के जरिए शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। नाजरीन, शाम में गुज़श्ता 14 साल से हालात काफ़ी ख़राब थे। शाम में असद खानदान के सरबरा हाफिजुल असद ने 1971 से 2000 तक हुकूमत की और फिर बशार अल असद ने वालिद हाफिज असद के इंतकाल के बाद जुलाई 2000 में से इक़्तिदार संभाला। शाम के साबिक़ सदर बशार अल असद के इक़्तिदार संभालने के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शामी अवाम में हुकूमत की पॉलिसियों और मुजालिम के खिलाफ गम गुस्सा बढ़ता गया और बिलाखिर मार्च 2011 के एक रोज शाम के मशरकी शहर दर्रा में सरकारी एहलकारों के तशद्दुद के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाजी मार्च किया गया। इस मार्च में हजारों की तादाद में मर्द और खवातीन शरीक थे कि अचानक मार्च रोकने के लिए सदर बशार अल असद की खसूसी फोर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग से कई अफराद जान से हाथ धो बैठे, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद से शाम में एक ऐसी खाना जंगी शुरू हुई जिसमें आज तक एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख से जायद अफराद कत्ल हुए, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की थी। शाम में जारी सिविल वॉर के नतीजे में 1 करोड़ से जायद लोग बेघर हुए। हजारों की तादाद में लोग यूरोप जाते हुए समंदर की लहरों की नजर हो गए और लाखों ने तुर्की, उर्दन, लुबनान जैसे पड़ोसी ममालिक में पनाह ली। इस जंग के असरात की वजह से शाम की बेशतर आबादी अब भी ऐसी है जिनके पास ना तो पीने का साफ पानी मौजूद है और ना खुराक की सहूलत मौजूद है। इस खाना जंगी ने एक ऐसे इंसानी अलमियों को जन्म दिया है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। नाजरीन, हालिया डेवलपमेंट में शाम में अपोजिशन जंगजुओं के एक इत्तेहाद ने 27 नवंबर को हुकूमत की हामी फोर्सेस के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का आगाज किया। इस कार्रवाई के तहत पहला हमला शामी शहर हल्ब के दरमियान फ्रंट लाइन पर किया गया। अपोजिशन फोर्सेस सिर्फ 3 दिन के अंदर शाम के दूसरे बड़े शहर हल्ब और फिर शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा करने में कामयाब हो गई।
अपोजिशन फोर्सेस की कामयाबी की बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त शाम की मईशत पहले ही बदतरीन मसाइल का शिकार थी। अवाम के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका था। असद हुकूमत शाम में इंतहाई गैर मकबूल हो चुकी थी। फौज और पुलिस एहलकार अपनी पोस्टें छोड़कर भाग रहे थे। इस सूरत हाल में असद हुकूमत को अस्करी और अवामी दोनों की हमायत की कमी का सामना करना पड़ रहा था और यूं अपोजिशन को ज्यादा मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। असद हुकूमत के खिलाफ इस मुहिम की क़ियादत हयात तहरीरुल शाम के सरबरा अबू मोहम्मदुल जोलानी कर रहे थे। इस सारी मुहिम में उन्हें शाम की दीगर अपोजिशन फोर्सेस नेशनल फ्रंट ऑफ लिबरेशन, एहरारुल शाम, जैशुल अज़ा, जबकि तुर्की की हमायत याफ्ता शामी नेशनल आर्मी के ग्रुप्स की भी हमायत हासिल थी। इस जंग में शामियों के हीरो अबू मोहम्मदुल जोलानी 1982 में सऊदी अरब के शहर रियाज में पैदा हुए। 1989 में उनका खानदान शाम वापस आ गया और वो दमिश्क के करीब रिहाइश पजीर हुए। अबू मोहम्मदुल जोलानी 2003 में इराक चले गए, जहां उन्होंने अलकायदा में शमूलियत इख्तियार की और अमरीकी अफवाज के खिलाफ मज़ाहमत में शामिल रहे। 2006 में उन्हें अमरीकी अफवाज ने गिरफ्तार कर लिया और 5 साल तक कैद में रखा और कैद से रिहाई के बाद वो दौलत इस्लामिया में शामिल हो गए। चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक अल जोलानी अगस्त 2011 में शाम वापस लौटे और उन्होंने अलकायदा की एक शाख खोली। 2017 में उन्होंने हयात तहरीरुल शाम नामी तंजीम तश्कील दी, जिसका मकसद शाम को असद हुकूमत और ईरानी मिलिशियाओं से आज़ाद कराना और अपने नजरिए के मुताबिक इस्लामी रियासत कायम करना था। बिलाखिर सालों की गोरीला जंग के बाद उन्होंने बशार अल असद को शाम से भागने पर मजबूर कर दिया और शाम में अपनी हुकूमत का ऐलान किया। दमिश्क पर कंट्रोल के बाद अबू मोहम्मदुल जोलानी ने शाम की आवाम से खिताब भी किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अब मुस्तकबिल हमारा है। अल जोलानी ने अपने खिताब में मजीद कहा कि इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतकली तक शाम के रियासती इदारों की निगरानी वज़ीर आज़म करेंगे। नाज़रीन, खित्ते शाम की तारीख सैकड़ों साल पुरानी है। इससे पहले शाम और उससे मुंसलिक ममालिक को मजमूई तौर पर बिलादे शाम कहा जाता था। जब खिलाफत इस्लामिया कमजोर पड़ी और इस खित्ते में जंगें शुरू हुई तो शाम को 4 ममालिक में तकसीम कर दिया गया था। पहला मुल्क शाम है, जहां से अब असद हुकूमत का खात्मा हो चुका है। दूसरा मुल्क फलस्तीन है, जहां अब इसराइली फोर्सेस काबिज हैं। बिलादे शाम में तीसरा मुल्क लेबनान और आखिरी उर्दन शामिल था। बिलाद शाम में फ़लस्तीन का शहर बैतुल मुक़द्दस और मौजूदा शाम का शहर दमिश्क तारीखी और शरई एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है। शाम हमेशा से इल्म, फ़न और नूर मोहब्बत से मुनव्वर रहा है। कुरान और हदीस में भी खित्ता शाम की अहमियत बयान की गई है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बिलाद शाम में फ़लस्तीन का शहर बैतुल मुक़द्दस और मौजूदा शाम का शहर दमिश्क तारीखी और शरई एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है। शाम हमेशा से इल्म, फ़न और नूर नबूवत से मुनव्वर रहा है। कुरान और हदीस में भी खित्ता शाम की अहमियत बयान की गई है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा और उसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकत रखी है। इसके अलावा सूरह अंबिया में भी फरमाया गया है कि हमने इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम को इसी सरजमीन में पनाह दी कि जिसे हमने अहले दुनिया के लिए बाबरकत बनाया है। अहले इल्म का इस बात पर इत्तफाक है कि हज़रत इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम की हिजरत इराक से शाम की तरफ हुई थी। अहादीस में भी खित्ता शाम का जिक्र आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, हमारे शाम और यमन में बरकत अता फरमा। एक और हदीस में फरमाया कि अनकरीब तुम ग्रोह में तकसीम हो जाओगे, एक ग्रोह शाम में होगा, एक यमन में और एक इराक में। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर मैं ये वक्त पालूं तो मुझे क्या करना चाहिए? आपने फरमाया, तुम शाम को इख्तियार करना, क्योंकि वो अल्लाह की जमीन में से बेहतरीन जमीन है। अल्लाह अपने नेक बंदों को वहां जमा करेगा। नाजरीन, शाम में हालिया तब्दीली के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि पिछली 1 दिहाई से जारी जंग अब बिलाखिर इख्तिताम पजीर होगी और शाम में अमन होगा। मगरबी ममालिक भी शाम से बशार अल असद के फरार को एक मस्बत तब्दीली करार दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई हालात काबू में रहेंगे या फिर एक नई जंग और नए तनाज़े का आगाज साबित होगा? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक वजीर खारजा महमूद कुसूरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, अपोजिशन फोर्सेस ने दमिश्क को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन इजराइल मुसलसल इस खित्ते को आग में झोंक रहा है। गुज़श्ता 2 रोज में इजरायली फोर्सेस ने शाम पर 480 हमले किए हैं। इसके क्या असरात मुरतब होंगे और इसराइल इससे क्या हासिल करना चाह रहा है? नहीं, इजराइल इसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है कि शाम में जो इस वक्त अफरा तफरी है, वहाँ फ़ौज भी नहीं, नेवी भी नहीं, एयरफोर्स भी नहीं, हुकूमत ख़त्म हो गई है। ये सबक है मुल्कों के लिए कि जब उनका स्टेट स्ट्रक्चर कोलैप्स करता है तो फिर लोग इस तरह चढ़ दौड़ते हैं। ये सबक है सारे मुल्कों के लिए, हमारे मुल्क के लिए भी, कि अगर आप अपने मुल्क के अंदर इस किस्म की अफरा तफरी होने देंगे और लड़ते मरते रहेंगे आपस में, तो जो वहाँ हुआ है तो पूरा स्टेट स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर गया।
तो अब जो चाहे उसमें वॉक इन कर दे। इसराइल तो लगा हुआ है सब, वो बहाना ये बना रहा है कि जी हम नहीं चाहते कि ये जो को वो टेररिस्ट कह रहा है कि इनके हाथ में आ जाए वो हथियार या केमिकल वेपन्स बकौल उनके। असल में तो वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं कि जो सीरिया का मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दें। लेकिन जो बुनियादी तौर पर मिलिट्री स्ट्रक्चर तो दोबारा बन सकता है, वो ये है कि शाम के अंदर क्या हो रहा है। अगर वहाँ जो अभी तक तो कोई अच्छी इंडिकेशन है, और वो ये है कि पहले अमूमन ये नहीं तवक्को करते थे लोग कि जो लोग रहे हैं अलकायदा से मुंसलिक या ये जिनके लीडर हैं जोलानी, जो HTS के लीडर हैं, कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि जी इस किस्म के बयानात देंगे। बड़े उनके रीजनेबल बयानात आ रहे हैं। उन्होंने माइनॉरिटीज़ को अश्योर किया है और उन्होंने 2016 में अपने ताल्लुकात काट लिए थे, ख़त्म कर लिए थे अलकायदा के साथ। और वो ये बयान दे रहे हैं कि जी नहीं, हम तो कब्ज़ा वब्ज़े में कोई इंटरेस्टेड नहीं, हम तो इंटरिम सेटअप लाना चाहते हैं। और इसीलिए जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ उन्होंने ये कोशिश की कि जो एक ऑर्डरली ट्रांजिशन हो। ये एक अच्छी खबर है। अगर ऑर्डरली ट्रांजिशन होगी तो बड़े टैलेंटेड लोग हैं सीरिया के, सारी दुनिया में बैठे हुए हैं। ये जो नेवी एयरफोर्स, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि इजराइल इस तरह दन-दनाता फिर रहा है। ये सब वापस आ जाएगा। लेकिन असल में ये है कि क्या शाम के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो इकट्ठे होके एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे जिसमें सब के सब जो हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएं। उम्मीद ये की जा रही है इस वक्त कि जो इनिशियल स्टेप्स हैं, जिस तरह ट्रांजिशन हुई है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। इराक में जब अमेरिका ने इन्वेजन की थी, मैं उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर था, तो मैं बड़ा क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहा था। तो वहाँ तो तबाही आ गई थी, वो एग्जिस्टिंग आर्मी डिसबैंड हो गई, सिविल सर्वेंट्स को निकाल दिया गया। तो रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ ज़बरदस्त किस्म की टेररिज्म हुई। फौजी जो डिसबैंड किए वो अपने वेपन्स भी साथ ले गए। तो अब यह है कि इन्होंने ये उससे सबक सीखा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तो सर अब जिस तरह से चीज यस सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सर एक तरफ बशार अल असद के फरार और अपोजिशन फोर्सेस की फतह को मगरबी ममालिक पॉजिटिव तब्दीली करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल के हमलों पर खामोशी भी है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? और फिर आपको नहीं लगता कि ये फिर अबुल जोलानी की जो हुकूमत है उनके साथी को रद्द-ए-अमल नहीं देंगे इस मामले पे? यू थिंक कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा या कोई नया तनाज़ा जन्म ले सकता है? मेरी जाती राय ये है कि ये नामुमकिन है कि ये जो लोग अब अपनी जानों पे खेल के आए हैं, और जोलानी उनका जो आपने जिक्र किया है कि ये लोग आराम से बैठे रहेंगे, अभी इसलिए चुप हैं, कर कुछ नहीं सकते। इनके पास ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, कुछ भी नहीं है। इनके पास ना टैंक है ही कुछ नहीं, हाथों से लड़ रहे हैं ना। तो पॉइंट यह है कि इसको वक्त लगेगा। अगर ये एक दफा सेटल हो जाते हैं तो इन लोगों का जो माइंड सेट है वो बड़ा मुख्तलिफ होगा। क्योंकि अगर शाम में ऐसी हुकूमत बनी कि जिसमें सब ये लोग रिप्रेजेंटेड होंगे, जो मुख्तलिफ अनफॉर्चुनेटली ग्रुप्स बने हुए हैं, इवन अमंग जिनको अपने आप को सेल्फ स्टाइल्ड है फ्रीडम फाइटर्स या जो मर्जी कह ले, कोई तुर्की को बैक कर, कोई अमेरिकन बैक्ड है, कोई कुर्दिश इसमें हैं, बहुत किस्म के लोग आए हुए हैं। अब इसकी जो अल्टीमेटली ये जो मामला, जो ऊंट जिस करवट बैठेगा वो ये है कि अगर इन्होंने एक कॉमन एग्रीमेंट हो गया, सोशल कंसेंसस हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आइंदा किस तरह शाम को चलाया जाएगा, तो इस खित्ते में बड़ा पोटेंशियल है। ये दुनिया में एक ज़माने में इन्होंने ये सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था, यहाँ से हुकूमत की जाती थी। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। जैसे ग्रेटर इजराइल की बात सामने आती है, बिल्कुल उसी तरह आपने भी जैसा कहा कि माजी में बिलादे शाम का कॉन्सेप्ट था, हमारे सामने आता है। तो इस हवाले से आपको लगता है कि शामी फोर्सेस इजराइल के लिए कोई बड़ा खतरा बन सकती हैं? फिर वो एक बिलादे शाम का एक कॉन्सेप्ट दोबारा से आ जाए, एक्सपेंशन की तरफ जा सकती है चीजें? पहली चीज तो ये पहली चीज ये है कि मुझे जो ये उम्मीद है कि जो मैंने कहा ना कि मैं पुरुम्मीद इसलिए हूँ, एक तरफ तो बड़ा ख़तरा होता कि अगर ये उसी किस्म की दहशत गर्दी शुरू हो जाती जो इराक तबाही आ जानी थी,
इराक इन्होंने खाक लड़ना था या डिफेंड करना था अगेंस्ट इसराइल, ये तो अपने आप से भी ना डिफेंड कर सकते एक दूसरे से। तो पहली चीज जो अच्छी इसमें देखने की है, देखे ना इसराइल तो पूरा फायदा उठा रहा है, हुकूमत ही कोई नहीं, फौज नहीं, नेवी नहीं, एयरफोर्स नहीं, तो वो तो जो मर्जी अब ये सब करता फिर कुछ दिन, मेरे हिसाब से बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि उसको ये एफर्ट इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए था कि जनाब वो ताक के बैठा हुआ है। एक्चुअली नेतन्याहू पे मसाइल और हैं, एक तो इंटरनेशनल ICC जो क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने इनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, इनकी अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं। इसी तरह से उसके इसराइल के अंदर इनका करप्शन का मुकदमा चल रहा है। तो ये अभी ये जो इज्जत एक्शंस ले रहे हैं, मैं समझता हूँ पागलपन वाले हैं तकरीबन। वो इसलिए कर रहे हैं कि इजरायली कौम को बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मुझे जेल मत भेजो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कारामद साबित होऊंगा। तो ये एक पब्लिक रिलेशंस का भी है, हालांकि उसमें बहुत तबाही वो मचा रहे हैं इस वक्त शाम के अंदर, लेकिन ये वो बेसिकली अपनी गेम खेल रहे हैं पब्लिक रिलेशंस की। जहाँ तक वेस्ट का आपने पूछा है, वन हैज़ टू एडमिट कि उसमें वेस्ट जो है इस वक्त प्राइमरीली वो इसराइल का बैकर है, और उनको कोई इसमें तकलीफ नहीं कि अगर शाम में जो भी पॉलिटिकल ये जो मिलिट्री पोटेंशियल था वो तबाह कर दिया जाए, उनको इसमें कोई तकलीफ नहीं। ठीक सर, काफी प्रेडिक्शंस ये भी हैं, कुछ कंस्पिरेसी थीरीज भी हमारे सामने आई कि शाम की तबाही से एक तबाहकुन आलमी जंग भी शुरू हो जाएगी। जैसे ही शाम तबाह होगा, मगरिब और मशरिक के दरमियान एक अजीम जंग होगी। इसमें कितनी हकीकत है? किस लिए होगी? वो तो अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं, वो किसी और कॉज के लिए तो नहीं लड़ते ना। इस मसला है चाइना का, साउथ चाइना सी अमेरिका के साथ है, साउथ चाइना सी, और ताइवान का मसला है, वहाँ है क्राइमिया का। वो लड़ेंगे तो अगर वर्ल्ड वॉर खुदा न खास्ता, सबसे ज़्यादा चांस जो था इस वक्त वो तो था कि ये इस जगह पे जो यूक्रेन में जंग हो रही है, यूक्रेन की जो जंग है, क्योंकि उसमें नेटो अगर इन्वॉल्व हो, और रशिया ने वॉर्न कर दिया था कि अगर, और अब वेपन्स यूज कर रहा है जो लॉन्ग रेंज हैं, जो रशिया के अंदर जा सकते हैं, तो वो उन्होंने कहा था कि हम उसका जवाब देंगे, और उसमें उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी तब्दील की है। तो इसलिए खतरा अगर जंग का है वो वहां से है, शाम से तो नहीं है ना। शाम से तो विड्रॉ कर गए। अब तो मुझे बल्कि यह भी लग रहा है कि शायद जो एक अस्ताना प्रोसेस था जिसमें ईरान और तुर्की और रूस थे, उसमें जिनका मकसद था कि शाम को मुत्तहिद किया जाए। बिल्कुल ठीक सर, गुज़श्ता चंद सालों में हमने देखा कि मशरक़ वुस्ता और एशिया में बड़ी तब्दीलियां हमने देखी। अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ, बांग्लादेश में हसीना वाजिद का एक लंबा दौर इक़्तिदार इख्तिताम पजीर हुआ। रजीम तब्दीली की बड़ी वजूहात क्या हैं, और क्या इसके आफ्टर शॉक्स मजीद ममालिक तक भी जाएंगे? हर मुल्क की अलहदा सूरत हाल है। एक बड़ा कॉमन सा एक हमें गलत फहमी होती है कि हम एक मुल्क को दूसरे के साथ रिलेट करने लगते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो अरब स्प्रिंग आया था, उस वक्त तो जिन शाम पे डायरेक्ट असर नहीं हुआ, इतना तो असर हुआ कि वहाँ सिविल वॉर शुरू हो गई, लेकिन हाफिज अल असद वहाँ नहीं निकले। हुस्नी मुबारक को बाहर निकलना पड़ा, जो टूनिसिया की रजीम ख़त्म हो गई। इसी तरह से 2-3 और ममालिक जो मिडल ईस्ट के थे, उनकी यमन की रजीम चेंज हो गई। 22-22, 30-30 साल, 25-25 साल से लोग बैठे थे। सीरिया की रजीम बच गई जो कि 50 साल से ज़्यादा वहाँ टिकी हुई थी। वो मैं एक समझता हूँ एक लॉजिकल प्रोसेस जो अब इख्तिताम है, जो अरब स्प्रिंग का इख्तिताम है, वो यहाँ हुआ है। लेकिन बड़ा अजीब व गरीब इसका इख्तिताम है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड अरब स्प्रिंग को सपोर्ट कर रहा था कि जी यहाँ बड़ी जमहूरियत आएगी, उसके नतीजे में जब जमहूरियत आई इजिप्ट में तो उसको फारिग कर दिया गया, और वहाँ भी आप देख लें किस किस्म की अब हुकूमत है। और अब यहाँ जो शाम में हुकूमत आएगी, ये वो लोग हैं जो एक ज़माने में मुंसलिक रहे हैं अलकायदा के साथ। तो ये मगरब के लिए भी एक लेसन है कि अगर इस किस्म की वो चालाकियां करेंगे तो उसके नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ निकल सकते हैं।
अगर ये गवर्नमेंट यहाँ स्टेबलाइज कर गई तो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होगी। ये तो इजराइल ठीक है। के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी तो आवाम में जड़ें होंगी। लेकिन सर, मुख्तलिफ ममालिक में रजीम चेंज में अमेरिका का बड़ा वाज़ेह किरदार रहा है। आपको लगता है कल कला को अगर कोई अमेरिका को कोई नई शामी हुकूमत से मसला हो तो वो उन्हें भी तब्दील कर सकते हैं? क्योंकि अभी जो शामी फोर्सेस का नहीं कर सरबराह जो सकते। है जब ये देखें जी, नहीं, उसका फर्क होता है। जब तो इस किस्म की इम्पोज की जाए, मोरे बैठे हो, वो तो और बात है। ये मोरे नहीं है। ये तो हाँ, अमेरिका ये करा सकता है और करा सकते हैं कि वो कोशिश करें और गड़बड़ करा दें शाम में ना। ये मुमकिन है कि वो और फोर्सेस को बैक करें, सिविल वॉर हो जाए, कोई तबाह कुन होगा वो शाम के लोगों को तो तबाह कुन है। और उम्मीद ये मैं करता हूँ कि अब वो उनको रियलाइज करे कि जब आउटसाइडर्स इंटरफेयर करते हैं, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो लिबिया में हो, तो उसका बहुत ही बुरा असर होता है। जो इराक में हुआ, लिबिया तबाह हो गया, इराक तबाह हुआ। अब शाम वालों की लीडरशिप मुझे समझ लग ही रहा है कि इन्होंने सीखा है उससे, और इनको चाहिए बजाय ये कि दूसरों के हाथों में खेलें, खुद अग्रीमेंट कर लें आपस में, तो फिर तो ये मामला पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगे। और जो हुकूमत अल्टीमेटली बनेगी वो एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बनेगी, मजबूत गवर्नमेंट बनेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, और अपने एनालिसिस दे रहे थे शाम में रीसेंट डेवलपमेंट पे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।